नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था क्रिया। कल बताया था एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया में कुछ मुख्य बातें बताई थी। एक दो बातें और हैं द्विकर्मक क्रिया से संबंधित जहाँ पर कन्फ्यूजन होते रहते हैं, और वो हैं आपके अधिकरण कारक और करण कारक, जिनको लेकर छात्र अधिकांशतः भ्रमित रहते हैं और उनको करण कारक व अधिकरण कारक को कर्म समझ बैठते हैं। नंबर एक, जो मैंने परिभाषा बताई थी कर्म की, यानी कर्ता की क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा जिसको चाहा जाता है वह कर्म होता है। और पुस्तकों में जो परिभाषा लिखी हुई है कि जब क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म होता है। अब देखिए क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर कैसे पड़ता है और कैसे नहीं पड़ता है। ये परिभाषा 90% तक गलत है और 10% तक बिल्कुल सही है, यानी 80% तक गलत है और 20% तक सही है। कैसे? राम ने पुस्तक खरीदी, तो क्या खरीदी? पुस्तक। खरीदना क्रिया कैसी है आपकी? सकर्मक है। आपको वाक्य में से केवल क्रिया को निकाल के देखना है। खरीदना क्रिया को अपन ने निकाल लिया, तो किसको खरीदा? पुस्तक को खरीदा। पूरे वाक्य को छोड़ दो, आपको तो केवल आपको क्रिया को निकालना है, क्रिया है या नहीं है। और क्रिया है तो वो अकर्मक है या सकर्मक है, और उसकी पहचान अपन पहले बता चुके हैं। अब देखिए, अब खरीदने का इस पुस्तक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। राम ने पुस्तक खरीदी। अब देखिए क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर किस प्रकार से पड़ता है, वो जो परिभाषाओं में लिखा है। राम ने पुस्तक फाड़ दी। राम ने पुस्तक फाड़ दी। अब जो फाड़ने का प्रभाव सीधा सीधा किस पर गया है? पुस्तक पर। देखो, राम ने पुस्तक खरीदी, जब तो पुस्तक जो की तो है, क्रिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ा पुस्तक के ऊपर। राम ने पुस्तक खरीदी तब तो क्रिया का कोई प्रभाव पुस्तक के ऊपर नहीं पड़ा है, परंतु राम ने पुस्तक फाड़ दी तो फाड़ने का सीधा प्रभाव किस पर है? आपका पुस्तक पर है। अगला, राम ने पतंग बेची। राम ने पतंग बेची। अब राम ने पतंग बेची, अब बेचने का पतंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब कहोगे साहब प्रभाव था, पहले बाजार में थी अब घर आ गई है। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चलता है, परंतु पूर्णतः क्रिया का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है। इसी में देखिए, राम ने पतंग उड़ाई। अब ये उड़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? पतंग के ऊपर। राम से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। राम ने पतंग बेची, तो बेचना सीधा क्रिया का किससे संबंध है? राम से। परंतु राम ने पतंग उड़ाई। अब उड़ाई तो उड़ने का जो सीधा प्रभाव वो किस पर पड़ा? आपका कर्म पर। और कर्म कौन है? आपका पतंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषा जो लिखी रहती है, तो लिख तो देते हैं कि प्रभाव कैसे पड़ता है ये कहीं नहीं समझा रखा है, और ना ही कोई समझाता है। मैंने कई यूट्यूब देखे हैं, कई वीडियो देखे हैं, कई अध्यापकों को देखा है, कई बार छात्रों ने पूछा है, तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है कि प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। परिभाषा में आता है, परीक्षा में खूब आता है, और परीक्षा में उत्तर इस प्रकार से ही हो जाता है। अगला देखिए, द्विकर्मक क्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं अभी बता रहा था, करण कारक और अधिकरण कारक। अब करण कारक में क्या है? जो साधन, यानी जब क्रिया हो रही है और वाक्य में जब ऐसा कोई साधन है जिसको काम में लिया जा रहा है, लिखने के, काटने के, फेंकने के, किसी भी रूप में उसको काम में लिया जा रहा है, तो वो क्या होता है? आपका करण कारक होगा। अब देखिए कैसे होगा करण कारक। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है। अब क्या लिखता है? पत्र। अब किसको लिखता है? कोई उत्तर नहीं है। किससे लिखता है? तो कलम किस काम में आ रही है? आपके साधन के काम में आ रही है। कलम को अपन प्रयोग में ले रहे हैं, तो कलम में कौन सा कारक होगा? आपका करण कारक। और छात्र क्या है? भ्रमित हो जाते हैं और उसको द्विकर्मक क्रिया कर बैठते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें मुख्यतः जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से 4-5 शब्द हैं। चाकू है, कुल्हाड़ी है, बाण है और कलम है। इन 4 शब्दों को सबसे, और एक तलवार, ये 5 शब्दों को सबसे ज्यादा देता है। जैसे माँ,
चाकू से फल काटती है। माँ चाकू से फल काटती है। तो माँ चाकू से तो क्या काटती है? फल। क्या काटती है? फल काटती है। और किससे? तो चाकू किस काम में लिया जा रहा है? साधन यानी काटने के। अगला देखिए, लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो क्या काटता है? वृक्ष। तो वृक्ष क्या हो गया आपका? कर्म। और कुल्हाड़ी क्या हो गया आपका? साधन। से कारक चिन्ह, कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है या कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो ये जो कुल्हाड़ी है और चाकू है और ये कलम है, तो ये क्या आपके साधन है। जैसे माता बेलन से रोटी बेलती है। माता बेलन से, तो बेलन किस काम में ले रखा आपने? साधन। बेलन किस काम में ले रहे हैं अपन? साधन के काम में ले रहे हैं। और रोटी क्या हुआ आपका? कर्म। तो किसको बेलती है? रोटी को बेलती है। क्या बेलती है? रोटी बेलती है। तो ये जो चीजें हैं इसका ध्यान रखना है। द्विकर्मक क्रिया में यही भ्रमित होते हैं। तो ये क्या है? आपके साधन है। ये क्या आपके? साधन। अब अधिकरण कारक में देखिए, मोहन ने आकाश में पतंग उड़ाई। मैं यह लिखूंगा क्योंकि भूतकाल की क्रिया है और भूतकाल क्रिया को दर्शाने के लिए यह लिखा जाता है। ये श्रुति मूलक व्यंजन है। कई जगह पर ई और यह, इसकी बहुत विस्तृत यानी लंबी व्याख्या है, इसमें कंफ्यूजन है, कई जगह पर मतभेद भी है। तो मोहन ने आकाश में पतंग उड़ाई। तो क्या उड़ाई? पतंग। अब आप कहोगे उड़ना क्रिया तो सकर्मक है या अकर्मक है? तो उड़ना क्रिया तो अकर्मक है, परंतु उड़ना से अपने व्युत्पन्न सिद्ध से साधित धातु बनाई है। उड़ना से उड़ाना यानी प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे ही कोई भी क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी अकर्मक, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी सहकर्मक बन जाएगी। तो किसको उड़ाया? पतंग को उड़ाया। क्या उड़ाई? पतंग उड़ाई। किसने उड़ाई? मोहन ने। अब ये आकाश, आकाश क्या है? अधिकरण कारक है। आकाश क्या है आपका? अधिकरण कारक है। कई बार अकर्मक क्रिया में भी इसको कर्म समझ बैठते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो क्या उड़ रहे हैं? आप कहोगे साहब पक्षी, तो किसको उड़ रहे हैं? इसका कोई उत्तर आने वाला आपका काल्पनिक नहीं है। तो किसको उड़ रहे हैं? तो उत्तर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्रिया कैसी रही आपकी? अकर्मक। अब आकाश को क्या समझ बैठते हैं? कर्म समझ बैठते हैं। तो मैंने बता दिया कर्म के लिए किसको से प्रश्न करना है आपको। क्रिया के साथ कोई भी उत्तर आपको मिलेगा तो क्रिया सहकर्मक, अन्यथा कैसी रहेगी? वो आपकी अकर्मक रहेगी। तो उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। 2-3 तरीके से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में और उनको किस प्रकार से आपको हल करना है। तो आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला देखिए, राम ने रावण को वान से मारा। राम ने रावण को वान से मारा। तो राम ने रावण को वान से मारा। अब देखिए, तो मारना क्रिया किसको मारा? रावण को। प्राणीवाचक है ना आपका। किसको मारा? अब किससे मारा? अब किससे मारा? तो किससे क्या हुआ आपका? साधन। किससे तो क्या हुआ आपका? साधन। तो साधन मारने के काम में लिया जा रहा वो। तो राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए यहां पर एक दो जो कमी निकालने वाले हैं उनके लिए, और मैं भी निकालता हूं निकालने को तो कमी, खैर, पर जो चीजें हैं कि साहब यहां पर ये रख दिया उल्टा। अब देखो नीचे जो जितने भी वाक्य लिए हैं उनमें हमने करण कारक को पहले लिखा है, जबकि इसमें करण कारक को बाद में लिखा है। और कारक चिन्हों का नियम क्या है? सबसे पहले संबोधन, और संबोधन नहीं है तो कर्ता, और उसके बाद शेष कारक चिन्ह कैसे चलेंगे? उल्टे चलेंगे, यानी अधिकरण में पर, उसके बाद संबंध काकी के, उसके बाद अपादान से अलग, उसके बाद संप्रदान के लिए, उसके बाद करण कारक से या के द्वारा, और उसके बाद कर्म कारक को। ये चलेगा आपका, ठीक है। परंतु यहां पर स्थिति अलग है। ये वाक्य ऐसे होना चाहिए था, राम ने बाण से रावण को मारा, परंतु भाषा में इस प्रकार से ये वाक्य इस तरीके से जन यानी हिंदी वालों के या बोलचाल में इस तरीके से समा चुका है कि इसको इसी प्रकार से बोला जाता है। ये वाक्य भी गलत नहीं है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कभी कभी जोड़ देने के लिए आगे पीछे हो सकता है। भाषा साधन है न कि साध्य। तो मां चाकू से देखो साधन,
लकड़हारा कुल्हाड़ी से साधन, तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो किससे मारा, किसको मारा, जब तो क्या हो गया आपका, रावण को। क्या मारा, कैसा बाण मारा, तो क्या का उत्तर थोड़ी आ रहा है, बाण। ये तो किससे का उत्तर आ रहा है। अब देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा और राम ने रावण को बाण मारा। राम ने रावण को बाण मारा। अब देखिए इस उदाहरण में, किसको, रावण को। क्या मारा, बाण। किससे मारा, बाण से। ऊपर वाले वाक्य और नीचे वाले वाक्य दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए। राम ने रावण को बाण से मारा, तो साधन, तो ऊपर वाले वाक्य में रावण मर चुका है या नहीं मर चुका है, तो मर चुका है। और नीचे वाले वाक्य में राम ने रावण को बाण मारा, यानी बाण छोड़ा। तो बाण मारा है, रावण मरा नहीं है। अब वो लगा है या नहीं लगा है, वो आगे की हेडेक है। ठीक है, तो राम ने रावण को बाण मारा, तो क्या मारा, बाण। और किसको मारा, रावण को मारा। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, यदि कर्ता के साथ नेकारक यानी भूतकाल की क्रिया है, तो क्रिया हमेशा मुख्य कर्म के अनुसार होगी। किस कर्म के अनुसार होगी, मुख्य कर्म के अनुसार होगी, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, बोल चुके हैं एक दो बार। अब देखो, बाण, बाण की जगह मान लो यहां पर तीर होता, तो तीर भी पुल्लिंग शब्द है, तीर मारा। राम ने रावण को तीर मारा। मान लो तलवार होता, तो राम ने रावण को तलवार मारा कि मारी, तो तलवार स्त्रीलिंग है, तो राम ने रावण को तलवार मारी। तलवार क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां पर तलवार रख के देखो, तो राम ने रावण को तलवार से मारा, तो तलवार किस काम में ली जा रही है, साधन के काम में ली जा रही है। तो ये तो क्रिया क्या हो गई आपकी, एक कर्मक, और ये क्रिया कैसी हो गई आपकी, द्विकर्मक। अब देखो, मारना ही क्रिया है दोनों जगह पर। अब कहते हैं ना द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया तो केवल एकर्मक और सहकर्मक होती है। वाक्य में उनका प्रयोग किस प्रकार से है, जब वाक्य में क्रिया के एक ही कर्म है तो एक कर्मक, जब वाक्य में क्रिया के दो कर्म है तो वो द्विकर्मक हो जाती है। अब देखिए प्रश्न, यदि परीक्षाओं में प्रश्न आएगा तो किस प्रकार से आपको करना है। एकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो उड़ना, खाना, दो पीना और चबाना, चार हुए आपके एकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो क्या खाता है, कुछ न कुछ खाएगा, लड्डू है, बर्फी है, दाल है। किसको चबाता है या क्या चबाता है, सुपारी चबाता है, इलायची चबाता है, रोटी चबाता है। क्या पीता है, पानी पीता है, रस पीता है, जो भी है, दूध पीता है, चाय पीता है। क्या उड़ता है या किसको उड़ता है, तो इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। तो ये क्रिया क्या हो गई आपकी, एकर्मक हो गई। क्या हो गई ये क्रिया आपकी, एकर्मक हो गई। तो एकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए वाक्यों में विकल्प संख्या 1, प्रश्न वही है, एकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मोहन ने पत्र लिखा। राधा पढ़ रही है। मैदान में पशु चर रहे हैं। एकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मोहन ने पत्र लिखा, राधा पढ़ रही है और मैदान में पशु चर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न वो क्या पूछ रहा है, एकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो क्रियाओं को छाटिए सबसे पहले, उड़ना, लिखना, पढ़ना और चरना। चार क्रियाओं को अपन छांट लेंगे। कौन कौन सी है, उड़ना, लिखना, पढ़ना और चरना। तो देखिए किसको लिख रहा है, पत्र को लिख रहा है। क्या लिखा, पत्र लिखा। क्या पढ़ रही है, कोई उत्तर नहीं है, परंतु अपन ने काल्पनिक उत्तर ले लिया, पुस्तक वगैरह, ठीक है। क्या चर रहे हैं, तो घास चर रहे हैं।
या और कुछ भी चर रहे हैं, जो भी ये फसल को खा रहे हैं तो फसल चर रहे हैं। तो ये चरना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों क्रिया कैसी हो गई आपकी? सहकर्मक हो गई। अब देखिए उड़ना, अभी उदाहरण आया था, तो किसको उड़ रहे हैं या क्या उड़ रहे हैं? तो क्या उड़ रहे हैं? तो पक्षी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो पक्षी कौन है? कर्ता। आकाश अधिकरण कारक और उड़ना क्रिया कैसी हो गई आपकी? अकर्मक। किसको उड़ रहे हैं मैंने पहले बताया था, जहां कंफ्यूजन हो वहां पर आपको किसको लगाना है। तो किसको उड़ रहे हैं? तो ये जो आपका, आप कहोगे साहब आपने तो ये पहले अकर्मक बताई थी, तो मैंने बताया था क्रिया का रूप। तो यहां रूप अकर्मक है, यहां अकर्मक है, यहां क्रिया का रूप सकर्मक है, और यहां पूर्णतः ही अकर्मक क्रिया है आपकी। यहां तो पूर्णतः ही अकर्मक क्रिया है, यहां क्रिया का रूप सकर्मक है क्योंकि कर्म है, यहां पर क्रिया का रूप अकर्मक है और यहां क्रिया का रूप अकर्मक है। अब मान लो इसी प्रश्न को पलट के, ये तो दो तरीके के प्रश्न हो गए जो परीक्षाओं में 90% पूछे जाते हैं, ये ही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उत्तर इसी प्रकार से देना है। वो ये पूछ रहा सकर्मक क्रिया, वो वाक्य से कोई मतलब नहीं रख रहा है, वो केवल क्रियाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको वाक्य से कोई मतलब नहीं है, परीक्षाओं में वाक्य की दृष्टि से नहीं पूछा है। अब देखिए हरियाणा में भी हाल ही में पूछा था और एक दो बार पूछा था, अकर्मक क्रिया का उदाहरण की जगह क्या लिख दिया उसने? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अभी हाल ही में शायद हरियाणा में आया था 6 महीने पहले, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब किस प्रकार से उत्तर देना है? मान लो इस प्रकार का प्रश्न है, तो देखो ये भी अकर्मक, ये सकर्मक, ये सकर्मक और ये सकर्मक। अब तीनों सकर्मक है, अकर्मक को तो अपन ने अलग हटा ही दिया। अब तीनों सकर्मकों में से उसको देखना है जिसके अंदर कर्म है। तो मोहन ने क्या लिखा? पत्र। राधा क्या पढ़ रही है? कर्म नहीं है आपके पास। मैदान में पशु क्या चल रहे हैं? कोई कर्म आपके पास नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आने पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मोहन ने पत्र लिखा। यदि अकर्मक पूछा है तब तो उत्तर क्या है आपका? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। और सकर्मक पूछा है तब क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ये हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से प्रश्न चलते हैं, जिसमें पहले और दूसरे नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसी प्रकार के कितने भी पेपरों को उठा करके देख लीजिए आप, पहले और दूसरे नंबर के जो प्रश्न है उनमें से ही पूछा जाता है अधिकांशतः। अब देखिए आगे क्रिया के अन्य भेद भी हैं आपके। पूर्वकालिक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयोजी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, समापिका क्रिया है, असमापिका क्रिया है, बहुत सी क्रियाएं आपकी। वृत्तिक क्रिया है यानी कि मॉडल वर्ब है आपकी, है ना। आरंभ बोधक क्रिया है, क्रिया के पक्ष हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, लंबा मैटर होता है। परंतु परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, नंबर 1 अकर्मक सकर्मक, और उसके बाद पूर्वकालिक, नाम धातु, और एक है आपकी प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक और नाम धातु का खूब पूछा जाता है, प्रेरणार्थक का फिर भी कम पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। देखते रहिए, आनंद आता रहेगा क्रियाओं के बारे में। जबरदस्त टॉपिक है, उलझते ज्यादा हैं इस टॉपिक में। अगले टॉपिक में क्रिया से संबंधित एक पूर्वकालिक क्रिया को ही बताऊंगा मैं, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमें। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी रहेंगी आपके। अब मैं 1-2 प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूं, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मोहन ने सोहन को मुर्गा बनाया। राधा पढ़ना सीख गई। सूर्य ने सारी धरती सुखा दी। केवल आपको ऊपर वाले में तो बताना है एक कर्मक है या द्विकर्मक है, इनमें बताना है आपको सकर्मक और अकर्मक। इसमें तो बतानी है एक कर्मक है या द्विकर्मक है, और इसमें बताना है आपको
एकर्मक या सहकर्मक, और इसमें भी क्या बताना है आपको, एकर्मक या सहकर्मक बताना है। दो ही विकल्प है आपके पास, एक कर्मक और द्विकर्मक, एकर्मक और सहकर्मक। एक विकल्प सहित पूछ रहा हूं मैं, एकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। एकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी सहकर्मक क्रिया छांटनी है। जब वहां से पूछे तो उसका अपोजिट विलोम शब्द बना देना है आपको, जैसे ही नहीं आए। एकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, खांसना, थूकना, पिसना, तोड़ना। खांसना, थूकना, पिसना और तोड़ना। प्रश्न को देखें, एकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।